नमस्कार जी। नमस्कार। हमारे साथ आज आरेंद्र मिश्रा जी हैं और मैं बड़ा निवेदन करने के बाद मेरे थोड़ा सा टाइम निकाल पाए हैं। मैं चाहूंगा कि इनसे 2-3 कड़वे क्वेश्चन किए जाएं। देखते हैं, आपका बड़ा लंबा इतिहास रहा है राजनीति की, राजनीतिक भूमिका बहुत अच्छी रही है। वर्तमान में आप राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा में हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा आपसे भाई साहब कि बीजेपी छोड़ने का क्या कारण रहा? बड़ा लंबा आपका बीजेपी का रहा है। सही कहा आपने, कड़वे क्वेश्चन, दुखती नस मेरी दुखती नस पर ही आपने हाथ रखा। जी जी। बीजेपी वो पार्टी है जिसको मैंने अपने जीवन के 23 साल दिए। कह सकते हो मैंने अपनी पूरी जवानी बीजेपी को दे दी। मगर जब बीजेपी से आप सवाल करने जाओ तो वो कहते हैं आपको संगठन ने सब कुछ दिया, मगर वो कभी ये नहीं बोलेंगे अपने कार्यकर्ता से कि कार्यकर्ता ने अपना जीवन आपको दे दिया। कार्यकर्ता के जीवन की वजह से पार्टी है, बिल्कुल पार्टी की वजह से कार्यकर्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही है। जब पार्टी के अंदर ये भावना बैठ जाए कि ये सब लोग जितने भी हैं कार्यकर्ता, ये सब पार्टी की वजह से, पार्टी इनकी वजह से नहीं है, जब ये भावना बैठ जाए तो उस पार्टी का भगवान ही भला करेगा, क्योंकि उस फिर कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं समझती। भारतीय जनता पार्टी में मैंने मेनका गांधी से लेकर सबसे पहले लोकसभा मेनका गांधी जी को लड़ाया। 2012 में मैंने डॉक्टर NL मौर्य को चुनाव लड़ाया, विधानसभा का वित्तीय चैनपुर विधानसभा पड़ती है हमारी। जी जी। उसके बाद 2014 में आदरणीय धर्मेंद्र कश्यप जी को चुनाव लड़ाया। उसके बाद 2017 में राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल जी वो आए, उनको भी चुनाव लड़ाने का काम मैंने किया, पार्टी के लिए, अपने स्वयं के लिए नहीं, पार्टी के लिए। उसके बाद 2019 में फिर लोकसभा का चुनाव होता है, धर्मेंद्र कश्यप जी को पुनः चुनाव लड़ाते साथ देने का काम किया। ठीक है। उसके बाद राघवेंद्र शर्मा जी जो मौजूदा विधायक हैं भाजपा के, उनका चुनाव लड़ाने का काम किया। कोई भी भाजपा का बिथरी चैनपुर विधानसभा के अंदर चुना हुआ नेता ये नहीं कह सकता कि आरेंद्र मिश्रा ने सक्रिय रूप से उसकी जीत में कंधा नहीं दिया। छोड़ने का कारण क्या रहा, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप छोड़ने का लंबा इतिहास रहा बीजेपी का। छोड़ने का कारण ये रहा कि जब बीजेपी अपने पथ से भ्रष्ट हुई, नरेंद्र मोदी जी का युग आया। मैंने भी नरेंद्र मोदी 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 मैंने भी किया है, मेरे दिल में भी मोदी थी। और होता क्या है ना, आप कभी भी गौर करना, जब कोई चीज आपके बहुत करीब हो ना तो आपको सही गलत दिखना बंद हो जाता है। बीजेपी मेरी नस नस में थी और मुझे सही गलत दिखना बंद हो गया। आप गौर करिए ना, बीजेपी के कृत्यों पे गौर करिए 2014 के बाद, और 2014 के अलग अलग थी पहले का बीजेपी। 2014 के बाद क्या हुआ कि बीजेपी में प्रैक्टिकली सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी। सारे सिद्धांत तेल लेने चले गए उनके लिए जीत महत्वपूर्ण हो गई। चाहे साम वाम दंड भेद, जो बीजेपी अन्ना आंदोलन में कांग्रेस का विरोध करके अन्ना आंदोलन को खड़ा करने का काम कर रही थी पीछे, बिल्कुल उसी बीजेपी ने अभी आपके सामने एक आंदोलन को कुचलने की पूरी प्रयास की। और यही बीजेपी है कि जो लगातार संवाद की बात करती थी, वो आज संवाद करती नहीं है। मन की बात होती है तो सिर्फ सुनाई जाती है, मन की बात सुनी नहीं जाती है। ये बीजेपी हो चुकी है। हमें उस दिन कष्ट सबसे ज्यादा हुआ कि आप सोचिए, जब बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे से हटके जातियों के मुद्दे पे चली, ओम प्रकाश नागरकर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, इन जैसे लोगों से जो जातिगत पार्टियां हैं उनको पोषित करने का काम बीजेपी ने किया। उन्होंने कभी, आप चाहते थे राजभर समाज के नेता को बीजेपी में ज्वाइन कराते, उसको बड़ा करते, नहीं, आपने जातिगत पार्टियों को बढ़ाने का काम किया और उनके सामने ब्लैकमेल होने का काम किया। आप ब्लैकमेल होते हैं, मंत्री पद देते हैं, और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उस सबसे क्या कहते हैं कि आप हिंदुत्व की अफीम चाटो। आप
सोच लिए आप हिंदुत्व के नाम पर आए, हिंदुत्व की अफीम आपने सभी को चटाई। मगर आप सोचने का विषय यह है कि आपने हिंदुत्व के लिए किया क्या। आप कोई 5 काम बता दीजिए जो बीजेपी ने हिंदुत्व के लिए किए हैं। नहीं खैर मैं तो नहीं बताऊंगा। हित के बताइए, हिंदुत्व के हित के बताइए। नहीं नहीं मैं आप काम बना रहा हूं। पहला काम क्या था कि आप सब जगह कहते हो, आप बंगाल में जाते हो, आप असम में जाते हो कि मुस्लिम बहुल्यता बढ़ रही है और डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आप उसके चुनाव में जाके जोर जोर से नारे लगाते हो। अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है और आपको लगता है ये हानिकारक है, हिंदुओं के विरोध में है, तो आप जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों लागू नहीं करते। जितना इस सरकार ने मुस्लिमों के हित में काम किया है उतना तो कांग्रेस और सपा ने भी नहीं किया। पूछिए कैसे। जी बताएं। बिल्कुल। पहले क्या होता था कि कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति या किसी समाज का व्यक्ति मजदूरी करने जाता था, अगर वो उसको मजदूरी 500 रुपए है, ठीक है, अब तो ज्यादा है मगर मैं उस समय की मानता हूं, पूरी सी बुरी स्थिति में अगर 500 रुपए मजदूरी है, इतना तो है, तो वो जब घर वापस आता था तो 200 रुपए का तो वो राशन खरीद के लाता था अपने घर परिवार के बच्चों के लिए। अब उस पर 300 रुपए बचे, फिर 100 रुपए उसके अन्य चीजों में खर्च हो जाते थे, आने जाने में, इधर उधर रिश्तेदारियों में। बिल्कुल। बचे 200 रुपए में 100 रुपए उसके खर्च होते थे किसमें, दवा दारू बीमारी में। 100 रुपए जो होते थे उसमें पढ़ाई लिखाई और प्रोग्रेस में काम आते थे, या वो अपना मकान की छत पड़वा लेता था या टीन पड़वा लेता था। आज स्थिति क्या है, आज स्थिति है आपने उनके लिए 2 बार राशन दिया, वो खा भी रहे बेच भी रहे। उसके बाद उन्होंने 200 रुपए बचे सीधे, फिर आपने आयुष्मान दिया, जो दवाई दारू पे 100 रुपए खर्च हो रहे थे वो भी बचे। उसके बाद आपने मुफ्त में मकान दी, अब उन्हें मकान की भी चिंता नहीं। अब जो 500 रुपए उन्होंने कमाए वो 500 के 500 उनकी प्रोग्रेस में लग रहे हैं। मैं उनका विरोधी नहीं हूं, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, मैं वो गंदी मानसिकता के हिंदुओं को ये बात समझाना चाहता हूं जो बीजेपी मानसिकता के हैं कि हिंदू मुस्लिम विरोध की पार्टी बीजेपी है। नहीं, मुस्लिम हित की पार्टी बीजेपी है। और उसका बताइए आपने ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं, आप 5 काम पूछिए ना, एक भी सिंगल काम मुस्लिम विरोध में बीजेपी ने नहीं किया है पिछले 12 साल में। आप जनसंख्या नियंत्रण लाते, आप कहते कि ठीक है जिनके 2 की छोड़ दीजिए, आप 3 बच्चे की देते कि 3 बच्चों से अधिक जिसके होंगे उन्हें सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। क्या जनसंख्या नियंत्रण नहीं होता? बिल्कुल। मगर आपने प्रोत्साहन दिया। आपने क्या किया कि आपने 2022 में एक कानून लाए कि जिन लोगों के राशन कार्ड में 6 यूनिट है उनका ही आयुष्मान बनेगा। अच्छा, अब ये प्रोत्साहन था, प्रोत्साहन हो गया या फिर विरोध था? ये तो फिर बच्चे पैदा करो। आपने कहा है, मैंने नहीं कहा। ये बीजेपी ने किया है। ये कानून हिंदुओं के लिए या मेरे मुस्लिमों के लिए, किसके लिए बताओ, किसको लाभ हो रहा है इस कानून का? ऑब्वियसली जिनके ज्यादा बच्चे होंगे। हाँ, तो डिबेट करें ना बीजेपी और आरएसएस के लोग, मुझसे पूछे कि बीजेपी के इसमें कितने काम किए। नहीं बिल्कुल, यही सब कारण रहे आपके। ये बहुत सारे कारण, ये तो कारण थे ही थे। जातिवाद जितना हावी हुआ, जात के हिसाब से आपने टिकट दिए, जात के हिसाब से आपने संगठन तक में पद देना शुरू किए। अच्छा, जात के हिसाब से मुझे बड़ा कष्ट होता है जब मेरे देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं पिछड़े समाज का व्यक्ति हूं। अरे एक बात, छोटी सी बात है, मैं जानना चाहता हूं, एक व्यक्ति पिछड़ा कौन? जिसको समाज में सम्मान नहीं मिले, जिसको आर्थिक रूप से पिछड़ा हो या किसी अन्य चीजों से पिछड़ा हो। नरेंद्र मोदी जी को सवर्ण समाज ने अपने सर आंखों पर बिठाला। उनको पहले जिस समय वो मुख्यमंत्री बने पहली बार, तब वो ना विधायक थे, ना सांसद थे, ना कुछ थे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी उसमें प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने पहली बार इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 4 बार ये व्यक्ति को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया सवर्ण समाज ने वोट करके। अगर ब्राह्मण बनिया ठाकुर की पार्टी बीजेपी मानते हो, जो कहा जाता था, तो उस ब्राह्मण ठाकुर बनिया सवर्ण समाज ने सर आंखों पे आपको बिठा के 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, 3 बार आपको प्रधानमंत्री बना दिया।
मगर आप अभी भी पिछड़े हो, तो वो पिछड़ापन हम कैसे दूर करें आपका? नहीं। मगर जब आप सत्ता में बैठे, आपने क्या किया? आपने SC ST के साथ भी घात किया और सवर्णों के साथ भी घात किया। आप हमारे बच्चों के खिलाफ UGC ले आए। अरे भाई, SC ST के जो भी संशोधन हुए हैं आज तक संविधान में, बिल्कुल, प्रमोशन में आरक्षण से लेके जो भी संशोधन हुए वो 2000 के आसपास हुए, और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, ब्राह्मण ही प्रधानमंत्री थे, और दलितों के लिए सबसे ज्यादा कानून ब्राह्मणों ने बनाए, क्योंकि उनके साथ शोषण हो रहा था। मगर जो कम्युनिटी हमारे यहां सबसे ज्यादा सशक्त अवस्था में और सबसे ज्यादा संपन्न अवस्था में है, जी जी, उस कम्युनिटी को आपने SC ST के बराबर रख दिया। UGC से आपने यही तो किया यही किया। कि आपने कहा कि SC ST और OBC बराबर हैं और सवर्ण उनका शोषण करते हैं। आप किसी कॉलेज में जाइए, किसी भी डिग्री कॉलेज में जाइए, सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ने वाली आबादी होगी OBC समाज की, उसके बाद सवर्ण और फिर SC। तो उत्पीड़न क्या जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है वो करेगा, या जिसकी आबादी कम है वो करेगा? ऑब्वियसली जिसकी आबादी ज्यादा है वही कर सकता है, कम वाला कैसे कर लेगा? तो बात ये नहीं, वो प्रधानमंत्री रहने के बाद भी पिछड़े ही बने रहे, इसलिए उन्होंने पिछड़े इसका कानून को बनाया और हमारे को ठिकाने लगाने का काम किया, हमारे बच्चों को ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। यही सब कारण थे जो बीजेपी हमने छोड़ी। अब आप वर्तमान में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा में हैं, इसमें आप क्या संभावना देखते हैं आने वाले भविष्य में कि क्या विधानसभा चुनाव ये पार्टी लड़ेगी? मैं इसमें थोड़ा सा समय लूंगा आपसे। जी, अनुप्रिया पटेल पार्टी बनाए अपने समाज की, तो वो जातिवादी नहीं। संजय निषाद अपने समाज की पार्टी बनाए, तो वो जातिवादी नहीं। ओम प्रकाश राजभर अपने समाज की पार्टी बनाए, तो वो जातिवादी नहीं। और पश्चिम में जाट महोदय हैं, नाम मैं इस समय भूल रहा हूं, जयंत चौधरी अपने समाज की पार्टी बनाए, तो वो जातिवादी नहीं। मगर ब्राह्मण अगर एक खड़ा होता है और ये कहता है कि मेरे समाज का उत्पीड़न हो रहा है, सवर्ण, वो तो ये भी नहीं कहते सिर्फ ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है, वो कहते हैं सवर्ण समाज का उत्पीड़न हो रहा है। और UGC एक काला कानून है जो हमारे बच्चों और बच्चियों को स्कूल से, विद्यालय से, उच्च शिक्षा से दूर करने के लिए बनाया गया। तो उस कानून की खिलाफत करते हुए एक व्यक्ति ने, मैं जब अलंकार अग्निहोत्री जी के साथ जुड़ा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलंकार अग्निहोत्री जी जो हमारे यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट थे बरेली, जी जी, जब मैं उनके साथ जुड़ा तो मैंने उनके अंदर वेदनाएं देखी, समाज की तरफ जो हो रहे भेदभाव थे उन्हें देखा, और उन्होंने हमारे से बैठ के बात की, इन चीजों पर डीपली बात करते थे वो। और उन्होंने एक बात कही कि आर्यन जी, ये जो कानून आ रहा है, ये कानून सवर्ण समाज की दिशा बदलने वाला कानून। क्यों? इसीलिए जब UGC आया तो किसी ने हल्ला नहीं मचाया था। अगर अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा नहीं देते तो UGC कभी भी राष्ट्रीय मुद्दा बनता ही नहीं। और जिस तरह 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने SC ST कानून को मजबूत किया, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए सदन में ले जाके उसको पारित कराया, 18A धारा उसमें जोड़ी, नो कानून नो बेल, सीधे जेल, और उसका कोई विरोध नहीं हुआ पूरे देश में। उसी तरह UGC भी लागू हो चुका होता। अलंकार अग्निहोत्री का सवर्ण समाज पर यह एहसान है, क्योंकि उनका बच्चा मात्र 10 महीने का था जिस दिन इस्तीफा दिया उन्होंने। मालूम है आपको? नहीं पता होगा। समाज के लोग मजाक बनाते हैं जो पार्टी निष्ठाओं में डूबे हुए हैं। मात्र 10 महीने का बच्चा था उनका जिस समय उन्होंने इस्तीफा दिया, और उन्होंने वो चाहते तो अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाते। उनके पास आप बरेली जिले की प्रतिष्ठित नौकरी थी, जिस नौकरी को पाने के लिए सवर्ण समाज के माता पिता लगातार मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं। 15वीं रैंक आई थी उनकी ऑल ओवर यूपी, और वो अगले 6 से 7 8 साल तक अगर रहते तो वो DM होते कहीं के। मगर उन्होंने इन सब चीजों के बावजूद भी इस्तीफा देना कुछ समझा। अब वो व्यक्ति
आपके सामने त्याग करते हुए आपसे ये उम्मीद करें कि आप उनके साथ आइए, तो कौन मूर्ख होगा जो उनके साथ नहीं जाएगा। अलंकार अग्निहोत्री ने त्याग करके दिखाया है। मेरे समाज के बड़े व्यक्ति हैं, मेरे समाज के बड़े नेता हैं। आज की डेट में मैं उन्हें बड़ा नेता कहता हूं। नेता कौन, इस पर तो डिबेट होनी चाहिए। नेता कौन? नहीं, बिल्कुल नेता कौन? हमने जो सुना था, हमने जो समझा था, नेता वो होता है जो समाज को दिशा दिखाने का काम करता है, जिस पर समाज चल के आगे बढ़ता है। गांधी जी जैसे वो नेता थे, सुभाष चंद्र वो नेता थे। उसी तरह अलंकार अग्निहोत्री सुभाष चंद्र बोस जैसे ही नेता है जो अपने त्याग करके आगे बढ़ के आपको दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, तो और हम उनके पीछे चलने का काम करेंगे। तो क्या अब विधानसभा चुनाव में क्या आप लोग चुनाव लड़ेंगे? निसंदेह आदरणीय अलंकार अग्निहोत्री जी के द्वारा जब उन्होंने ये बात तय कर ली कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो निसंदेह राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा अपनी पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो किसी से गठबंधन करेंगे या फिर अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे? इसमें हम दो बातें कहेंगे। पहले तो आप ही बताओ कि हम एक्टिविस्ट हैं या राजनीतिक पार्टी? आप राजनीतिक पार्टी है, मैं तो नहीं कहूंगा। हाँ, जब हम एक राजनीतिक पार्टी हैं तो सारी संभावनाएं खुली है। मतलब जो हमारे में बात करेगा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मगर ये सारा दारोमदार आदरणीय श्रद्धेय अलंकार अग्निहोत्री जी के पास है। चलिए, बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे और एक अच्छी स्वस्थ डिबेट हम आपके साथ करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, नमस्कार विषय रखने का मुझे मौका मिला। धन्यवाद।